बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैद। ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, अपनाए हुर्मज़ खुलने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी कर दिया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस हफ्ते महज ₹1.97 की कमी की गई। ये कमी इतनी कम क्यों की गई, जबकि हम देखते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $67 फी बैरल पर जो है तेल आ गया, और ये वही कीमत है जो इससे कबल थी। हुकूमत ने पहले बड़ा रिलीफ दिया, लेकिन अब भी एक बड़ा रिलीफ एक्सपेक्टेड था। महज तकरीबन ₹2 क्यों कम किए गए, इस पर आज बात करेंगे। साथ आपको यह भी बताएंगे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के बावजूद झड़पें हुई, और झड़पों के बाद हम ये देख रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन का सिलसिले में तकरीबात हो रही हैं, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है, जो इन दोनों के दरमियान स्क्रिमिशेस हो रही थी, वो स्लो डाउन है। और इसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक मुज़ाकरात का दौर होगा, दोनों टीमें बैठेंगी, टेक्निकल नोयत के जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। क्या देर पा अमन आ सकता है इसके नतीजे में? दोनों की जानिब से जो बयानात हैं वो सख्त दिए जा रहे हैं। 60 दिनों में लड़ाई नहीं होनी थी, लेकिन इसके बावजूद क्यों दरअंदाजी की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं जो बाहर से आई हुई थी, उनके साथ ज़्यादती क्यों हुई, कौन से असर रसूख रखने वाले अफराद हैं। खसूसन डार फैमिली का नाम आ रहा है, रज़ा डार जो है इन्वॉल्व हैं, उन्होंने क्यों ज़्यादती की, किस तरह से बुलाया उनको, क्रिप्टो लेन देन का क्या मामला था, ये पूरी स्टोरी भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर साथ तहरीके इंसाफ के मामलात को भी देखेंगे। क्या तहरीके इंसाफ बाइकआउट करके जो है वो कश्मीर के इलेक्शन में कोई कामयाबी हासिल कर सकती है? तहरीके इंसाफ ये बात मनवाना चाह रही है कि वो अगर सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेगी तो इससे मुल्क की सियासत को नुकसान पहुंचेगा। क्या वाकई जो है तहरीके इंसाफ को इतना दीवार से लगाया जा चुका है कि वो अब आइंदा वाला स्टेप जो उनका होगा वो असम्बलियों से निकलने का होगा? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल असलम साहब, मुशीर ख़जाना है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, लेकिन सिर्फ ₹1.97 इसमें कमी की गई, जबकि देखें फी बैरल अगर चल रहा है $68 है, जो कि पहले भी था, अब जो है उस सतह पे वापस आया। लेकिन इतनी कम कमी क्यों की गई है, क्या वजूहत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि पेट्रोल की जो कीमत है, और ये कोई हुकूमत को ये भी नहीं कहता कि आप अपनी जेब से पैसे डाल के अवाम को सस्ता दें। अवाम ये कहती है कि जो कीमत है वो आप हमसे वसूल कर लें। अब हुकूमत का समझ ही नहीं आ रहा मामला कि हुकूमत चाहती क्या है। हुकूमत जो है, जब से ये जो मुसलसल मामला चल रहे हैं ईरान के बाद से, हर हफ्ते जो है कभी पेट्रोलियम लेवी को ₹10 बढ़ा देती है, कभी ₹10 कम कर देती है। तो वो जो ये चीज़ है, ये एक बहुत नुकसानदेह अमल सामने आ रहा है, और उसकी वजह से एक तो आवाम को महंगा लेना पड़ रहा है। दूसरा, जो पेट्रोलियम मसनूआत के कारोबार करते हैं, ठीक है, हम उनको बुरा भला भी कहते रहते हैं कि ये बड़ा मुनाफा खो रहे हैं, तो ये वो है, लेकिन वो कारोबार करते हैं तो उनको भी तो कोई कंसिस्टेंसी दें। अब देखें ना, मैं मिसाल देता हूँ आपको कि पाकिस्तान में 35,000 पेट्रोल पंप है। यानी 35,000 पेट्रोल पंप के जो मालिक है, अब वो हर हफ्ते कभी लेवी ऊपर कर देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं। तो वो आलमी मार्केट को तो चले देख कर गुजारा करता है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत किस तरफ जा रही है, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि इस हफ्ते हुकूमत का क्या प्रोग्राम है लेवी में, और वो उसकी वजह से उसको भी झटके लगते हैं। तो अब वो क्या होगा, अब उसकी वजह से वो जो है अपने जो है तेल के जो उसकी टंकी होती है उसको जो है फिर नहीं भरेगा। यही वजह है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से पाकिस्तान में जितनी भी बैरूनी मुल्क की ये जो थी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो पेट्रोल पंप्स, वो चली गई। शेल चला गया, शेवरॉन चला गया, टोटल चला गया, ये तमाम चले गए यहाँ से, क्योंकि ये मुल्क में पता ही नहीं लगता। बजट आता है तो टैक्स किधर कर देते हैं, किधर की चीज किधर कर देते हैं। अब रहा सवाल ये कि कितना बढ़ना चाहिए था। अगर ये ₹6.47 कल लेवी ना बढ़ाते, और जो सिर्फ शायद ₹1.90 कुछ बढ़ाया है, तो अगर वो पुरानी लेवी रखते तो तकरीबन ये 8 साढ़े 8 रुपए की कमी हो सकती थी। लेकिन वो कमी तो मना है ना, ऊपर से इनको लगता है मना है, कि इनका दिल ही नहीं चाहता कि आवाम को जो है कोई चीज कम करके उनको सुकून करने दें।
अवाम को भी लूट लेते हैं, जहां दिल चाहता है जो है ना। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब अगर $68 फी बैरल पे दोबारा से आया है ऑयल, तो ये कितना पाकिस्तान के अंदर इसका रेट होना चाहिए, जो फ्यूल कॉस्टिंग है, क्योंकि वो हुकूमत ये भी क्लेम करी है कि इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखें, हम सादे तरीके से चलते हैं, एक लेमैन स्ट्रैटेजी अपना लेते हैं। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते ₹6.47 की इन्होंने जो है वो कीमत बढ़ा दी। ₹2.5 फी लीटर जो है वो जो क्लाइमेट लेवी है, जो पहले ₹2.5 अब लेते थे, अब वो ₹5 कर दिए। तो ₹2.5 वो कर लें, ₹6.47 ये कर लें, ये सीधा सीधा ₹9 बन गया। और जो हुकूमत ने जो हमें रिलीफ दिए ₹1.80-90 का, वो उसमें जमा कर लें, तो ये ₹11 बनता है। अब वो देखें बात, वो तो ठीक है, और कोई कह भी नहीं रहा उनको कि अगर इंश्योरेंस की रेट बढ़ गए हैं तो आप इंश्योरेंस ले लें आवाम से। अगर किराया बढ़ गया लाने में, क्योंकि अभी इस वक्त आलमी मार्केट में जहाजों की आमदोरफ्त से उनके रेट में फर्क आ गया, वो भी ले लें। लेकिन ये जो मतलब खुद जो है दो दो मतलब, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये ₹11 सारी कीमतें डाल देते, फिर भी ₹11 बनता था, नहीं किया। ठीक, आप क्या समझते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक ने जो स्टेटमेंट दी है जिसमें वो कहते हैं कि 2022 के बाद से बैरूनी कर्जा पाकिस्तान का नहीं बढ़ा, जमील अहमद साहब, और फिर वो कहते हैं कि अगर हम एनालाइज करें 15 से 22 तक के अरसे को, उसमें $6 अरब जो है वो बढ़ता रहा। इसमें आपकी हुकूमत का दौर भी आता है। देखें, हमारे तो बस गलती हो गई 78 साल में, 3.5 साल हम पे ऐसे बताए जाते हैं कि हमने 75 साल हुकूमत की है, बाकी पूरे पाकिस्तान में 3.5 साल हमने किए। ठीक है ना, पहले तो हमारे को बख्श दें अभी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें मैं भी देख रहा था, और ये अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया यार। आप तो कर्ज लेने के लिए बेताब हो रहे हैं, आपको कर्ज कोई अब दे नहीं रहा, हर एक ने आपके ऊपर जो है ना क्रॉस लगा दिया। ठीक है ना, अब उस पे उसको भी अचीवमेंट बना के दिखा रहे हैं। अब एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर आपको बैरूनी कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो फिर आप लोकल करेंसी में कर्जा क्यों ले रहे हैं बार बार? इस साल भी आपने 6,000 अरब रुपए कर्जा लिया है खसारा पूरा करने के लिए। तो गवर्नर स्टेट बैंक जो है, सही बात करें कि वो आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड नहीं कर सके। वो जो है उनको जो है कमर्शियल लोन मिलते थे, वो बंद हो गए। ठीक है ना, उसके बाद उनको जो है बायलैटरल जो अभी आपने देखा कि उसके पीछे वजूहत मुझे नहीं पता, $3 अरब आपसे एक फ्रेंडली कंट्री ने ले लिया वापस, वो दूसरी फ्रेंडली कंट्री ने पुर कर लिया। लेकिन अब उन दिनों में ही बातें हो रही थी कि मजीद $10 अरब और आ रहे हैं उधर से। तो आपका लेने का तो बहुत दिल चाहता रहा है, लेकिन आपको कभी मिला ही नहीं कर्जा। लेकिन स्टिल दे आर सेइंग कि हमने फिर देखें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 18 बिलियन पे मेंटेन किए हुए। अब ये इसकी भी देख लेना, इसकी भी दास्तान सुन लेंगे। अब स्टेट बैंक गवर्नर साहब खुद कहते हैं, स्टेट बैंक गवर्नर नहीं बोलूंगा, स्टेट बैंक खुद कहता है कि हमने पिछले 12 महीने में जो है $10 अरब जो है मार्केट से खरीदे। अब वो $10 अरब मार्केट से खरीद रहे हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में ये भी तो बताए ना कि 2025 से पहले कभी स्टेट बैंक हमेशा मार्केट में डॉलर की सप्लाई देता था अगर रेट जो है बढ़े होते थे। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि 3 सालों से जिस पीरियड में बात कर रहे हैं, इस पीरियड में स्टेट बैंक मार्केट से डॉलर ले रहा है। अब उसकी भी कीमत है। अब वो कीमत क्या है, वो स्टेट बैंक गवर्नर की ही आप तकरीर में देखें, उन्होंने एक बात बोली थी, जो $200 तक बाहर से भेजेगा उनको मार्केट रेट, मतलब उनको कोई फीस नहीं अदा करनी पड़ेगी, और वो बैंक खुद जेब से डालेंगे। इससे पहले क्या था कि हर $100 पे 20 रियाल हुकूमत देती थी, फिर पिछले साल उसको $200 पे 20 रियाल कमीशन किया, जिसकी वजह से पिछले साल सिर्फ 200 अरब से ज्यादा जो है हुकूमत ने कमीशन की मद में जो टैक्स पेयर से पैसा लेकर, अब मेरा कोई बाहर से डॉलर नहीं आता, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है बाहर, ठीक है ना, लेकिन वो 200 अरब रुपए वजारत खजाना को बोला गया कि आप देंगे क्योंकि बाहर से डॉलर आ रहे हैं, तो वो जो टैक्स पेयर, एज अ टैक्स पेयर मेरे भी पैसे उसमें चले गए। तो ये भी कहीं नहीं होता ऐसा ल्यूक्रेटिव कमीशन जो डॉलर के पीछे दिया गया है पिछले 2-3 सालों में। कभी उसकी ऑडिटिंग करा लें और पता कर लें। ये मैं बड़ी बात नहीं बोलता, ये 3 सालों में 500 अरब से ऊपर जो है ना, ये एक्सचेंज कंपनी को सिर्फ कमीशन दिया गया है, 500 अरब। वैसे तो आप लोग जो है छोटी छोटी चीज जो है पकड़ लेते हैं कि जी फलां ने जो है बैरूनी मुल्क किया है तो इतने पैसे खर्च हो गए। 500 अरब को आप लोगों ने माफ किया हुआ है, और उसका पूछते ही नहीं, और उसमें ये भी नहीं पूछते कि इस 500 अरब का स्प्लिट तो देना
कि कौन सी कंपनी कितने पैसे लेके गई है, कौन से शख्स की कंपनी को कितना इसमें मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है, कोई पूछने वाले नहीं उसमें। लेकिन हम भी कहते हैं चले। मुजम्मिल साहब, अफराते ज़र की बात करें, जिसको हुकूमत बड़ा क्लेम करती है कि हम उसको सिंगल डिजिट में लेके आए थे, तहरीक इंसाफ के दौर में बहुत ज़्यादा था, फिर भी इसके बावजूद रिसेंटली, अभी मैं इस हफ्ते की रिपोर्ट की अगर आपको बताऊं तो 23 अशिया ऐसी हैं जिनमें इजाफा किया गया है। अब अगर बात करें, पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। बॉस, पहली बात तो ये है कि अफरात ज़र तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नहीं, पीडीएम की हुकूमत में बढ़ा था। और हम 11 जब उन दिनों में रशिया की वॉर लगी हुई थी तो तब भी 11.75 आखिरी के 1-2 महीने में हमारा था। वहां से ये बढ़कर 38% पीडीएम के दौर में हुआ है, और फिर पीडीएम के दौर में 38% से घूम के 7% आया। अब 7% से फिर 11.05 या 11.5% कल आया है, जो जून के महीने का। बात पेट्रोल की नहीं है इस वक्त। आप अभी अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह ताला आप ये स्टोरी जब शुरू होंगी, अभी तो जरा आजकल क्रिप्टो करेंसी वाले मामला पे प्रोग्राम हो रहे हैं, जब अगला हफ्ता गुजर जाएगा तो इस वक्त आपको पता है आटे की कीमत 11,700 रुपये। पहले तो हम खैबर पख्तूनख्वा वाले चीखे मार रहे थे कि जी आटा में पंजाब से नहीं आ रहा। माशाल्लाह कराची में भी 100 जिसे कहते हैं किलो गंदम का रेट 11,700 रुपये हो गया, और अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं फसल आए हुए, बाकी 9 महीने बाकी हैं। आटे की कीमत जो है 2,800 रुपये, 2,700 रुपये 20 किलो जो आटा है उसकी कीमत हो गई, यानी कि 140 रुपये। जो पंजाब हुकूमत दावा कर रही थी हम 80 रुपये किलो आटा या 70 रुपये किलो आटा ले आए हैं, जरा आप भेजें आप रिपोर्टर्स को मार्केट में, और इसको अभी चलने नहीं दिया जा रहा। और मजे की बात क्या है कि सिंध और पंजाब हुकूमत जो हर साल जो किसान से गंदम खरीदते थे उनको भी नहीं मिली गंदम। वो गंदम किधर गई, ये रेट कौन बढ़ा रहा है, स्टॉकिस्ट कौन है पीछे, ये इतना बड़ा मामला हो गया है। मुझे तो खौफ है कि अगर इन्होंने दरामद नहीं खोली अगर इसकी, तो ये जो है आटा जो है 3,500 रुपये में 20 किलो नहीं मिलेगा किसी को। गंदम वाला आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम भी करें। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि गंदम अगर जो है वो नहीं उसके हवाले से इकदाम लिए गए तो बहरानी कैफियत एक पैदा हो सकती है। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान है। रज़ा डार वाली स्टोरी पे बात करेंगे। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से मुल्क की भी बदनामी हुई और फिर ख़ुद को ताल्लुक़ वाला साबित करने के लिए और फिर 7 से 8 लाख डॉलर का वॉलेट जो है उसको पासवर्ड लेने के लिए किस तरह से खातून पे जोदो कोप किया गया। ये क्या कुछ हो रहा है, और ये क्या सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनका ताल्लुक एक असर रसूख वाली फैमिली से है? देखिए, असर रसूख वाली फैमिली से है तो अभी तक बचे हुए हैं, वरना पंजाब में तो आपके सामने ही है। जो असर रसूख वाली फैमिलियां नहीं हैं उनके साथ क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। यानी 1100 बंदे तो सीसीडी यहाँ पे कत्ल कर चुकी है बगैर किसी हिसाब किताब के। तो वो तो खैर वो खुशकिस्मत है कि असर रसूख वाली फैमिली से उनका ताल्लुक है, तो कम से कम उनकी बात जो है, उनका मौका भी सामने तो आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि कारोबारी मसला है और इसलिए उनको किया फंसाया गया है, वट। बट जिस तरीके से ये सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, ये जिस तरीके से ये सारा मामला हुआ है, उसमें बहुत मेरा ये ख्याल है कि जो इसाक डार साहब हैं उनका, उनकी फैमिली का और जो पाकिस्तान का उनके ऑफिस की वजह से नाम तो बहुत खराब अभी भी हो रहा है और अब आगे और भी होगा। क्योंकि देखिए, अब इंटरनेशनल मीडिया इसको पिक करेगा, स्पेशली इंडियन मीडिया जो है वो इसको एक्सप्लॉइट करेगा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की वजह से, और इंडियन जो मीडिया है वो इसको इंटरनेशनलाइज भी करेगा। तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम्स इसहाक डार साहब की तो आगे और बढ़ेंगी, और उनके लिए बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि पॉसिबल नहीं रहेगा टू कंटिन्यू करना। वो जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लें उतनी जल्दी उनके लिए बेहतर है, और इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो होने दें। अदरवाइज ये मामला जो है वो मेरा ये ख्याल है कि आगे जाके और बुरा होगा। ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है,
डार साहब के लिए भी अच्छा नहीं। फैसल वाडा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, नई सीट से जुड़े रहना चाहिए, और फिर वो मुल्क को लूटते लूटते इज्जतें लूटने पे आके काफ़ी सख्त बयान दे रहे हैं। हमें ये भी मालूम है कि फैसल वाडा जो कहते हैं बड़ा मायनी खेज होती हैं उनकी बातें। हाउ डू यू सी दिस? ये जाहिर है कि तमाम ही लोग इस वक्त जो है वो इसहाक डार साहब से जो है खुश नहीं लग रहा है कि कुछ मामला खुश नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि अगर ये वाडा साहब कहें या ना कहें, ये मामला पाकिस्तान से बाहर निकल जाएगा। और जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंडियन मीडिया है और जो फॉरेन मीडिया है, यूरोपियन मीडिया है, वो इसको जो है वो नहीं आसानी से छोड़ेगा। बिकॉज इस वक्त एक और बड़ा मैं हैरानकुन बात है कि जो ग्रूमिंग गैंग का जो मेन सरगना है, जो पाकिस्तान की शहरियत 30 साल पहले छोड़ चुका है, उसको पाकिस्तान में जो है वो बना मिली हुई है। और उसके ऊपर भी कल डेली मेल ने ये खबर दी है कि बहुत सख्त रिएक्शन जो यूरोपियन यूनियन है वो उसका आ रहा है, स्पेशली यूके की गवर्नमेंट का आ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अचानक जो जिस तरीके से चल रहा है इसके ऊपर कैसे इसको ये हैंडल करेंगे। क्योंकि ये जो अभी तक मामला है इसहाक डार साहब वाला, ये अभी तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत इंडियन मीडिया पे डिस्कस होना शुरू हो गया है। बट आप देखेंगे कि जल्द ही ये एक बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी बन जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। अब ये मामला चूंकि अदालतों में भी चला गया, आपको क्या लगता है कि चूंकि फॉरेन प्रेशर भी होगा, वो मुल्क भी इन्वॉल्व होंगे, कोई इंसाफ होता हुआ आपको इसमें दिखाई देगा? दूसरी तरफ भी एक असुर रसूख वाली फैमिली है। नहीं देखिए, वो हमें तो सच्ची बात ये है कि फैक्ट्स जो हैं वो तो दोनों तरफ है ना। वो ये कहते हैं कि कारोबारी मामला है और उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, वो कहते हैं कि नहीं कारोबारी मामला भी है तो उसको हैंडल करने का ये तरीका तो नहीं है ना जो अपनाया गया है। अब जो जहां तक उसमें ज्यादती के इल्जाम है, सबसे आई वुड से कि जो एक डेंजरस एरिया है वो तो ये है ना कि उन्होंने जो 2 फॉरेन औरतें हैं उन्होंने एलेज किया है कि उनको पाकिस्तान बुला के उनके साथ ज्यादती की गई। अब ये जो एरिया है वो कितना प्रूव होता है कितना नहीं होता हमें नहीं पता, क्योंकि मेडिकल अभी तक जो है उनका नहीं हुआ। उनका 64 का स्टेटमेंट हुआ, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, 164 का स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ मेजर एविडेंस। उसके बाद जो मेडिकल एविडेंस है उसकी अहमियत जो है वो नहीं रहेगी। जो 164 का स्टेटमेंट फिर जिस तरीके से कराया गया है, यानी मैजिस्ट्रेट को जाके करके, वो भी वैसे बड़ी हैरत की बात है। लेकिन अब 164 के स्टेटमेंट के बाद जो है वो जो केस है, ये जो नाम है मेरा रजा डार नाम है, वो तो उनके खिलाफ अब काफी हद तक सीरियस है एंड आई डोंट थिंक सो इट विल बी आसान नहीं होगा उनके लिए इससे निकलना। गेटदार फैमिली के लिए किस हद तक डैमेजिंग है? मुल्क के लिए तो है ही डैमेजिंग, और अब जिस तरह से ये सारे जो ताने बाने हैं वो जाहिर बात है रूलिंग क्लास पे भी, रूलिंग एलीट पे जो इस टाइम पे हुकूमत पे है, उस तरफ भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? एंड आपके कमेंट्स भी इस पे चाहिए होंगे कि वक्तन फ़वक्तन एक ना एक आध ऐसा इशू उठ के आता है जो कि जो थोड़ी बहुत कारकर्दगी होती है उस पर भी पानी फेर देता है। कारकर्दगी वाला इल्जाम तो फिर आप ना ही लगाएं। कारकर्दगी तो आपके सामने है, वो तो बिल्कुल ही जीरो है। लेकिन असल मसला ये है कि डार साहब और उनकी जो फैमिली है, मेरा ये ख्याल है कि उनके लिए काफी संगीन ये इस वक्त इल्जाम है। करप्शन के एलिगेशंस वगैरह जो हैं वो सियासतदानों के ऊपर लगते भी रहते हैं, लेकिन ही इतने बड़े किसी ऑफिस में जो है वो लगा है। और इसका जो आउटकम है या इसकी जो भी रिपरकशंस हैं वो बहुत ज्यादा है इसहाक डार साहब के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। आप क्या समझते हैं पीटीआई ने जो बायकॉट किया कश्मीर इलेक्शंस का, क्या पीटीआई के लिए मुफीद साबित होगा? देखिए, बात मुफीद की नहीं है, बात यह है कि पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है। अगर आप एक पार्टी की एंटिटी ही नहीं मान रहे, आप उसको जो है वो एक सिंबल भी नहीं दे रहे, फिर जो कैंडिडेट्स आप नॉमिनेट करते हैं उनको उठा के जेलों में डाल देते हैं, जो आपका जलसा कराएगा उसको आप उठा के जेल में डाल देंगे। मुझे आप बताए ना कि फिर वो पार्टी के पास क्या ऑप्शन है, वो करे क्या? ये तो आपने जो सियासत है इस वक्त जो मॉडल ये है कि इलेक्शन होंगे सियासत नहीं होगी, तो मुझे बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है और इसको कैसे जो है वो आप टैकल करेंगे। और इसका प्रॉब्लम ये आ रही है
कि निज़ाम के खिलाफ एक गली मोहल्ले में जो है वो नफरत पे चली जाती है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में जो इलेक्शन का एक असर है वो होता है। और इससे मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई के पास तो ऑप्शन जो हैं वो पहले ही कम थे, और अब ये इस तरह के इलेक्शंस करा के तो बिल्कुल ही खत्म जो है वो किए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली तो पीटीआई को, ये तो उन्होंने बाइकआउट किया है, बट अल्टीमेटली तो पीटीआई को देखिए असेंबलियों से भी बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि उनको बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया। लेकिन चौधरी साहब, हमने देखा कि 24 के इलेक्शन में भी ऐसा ही मामला था, सैम्पल्स नहीं थे, उन्होंने वो कंटेस्ट किया और उसके बाद जो है एटलीस्ट कुछ नहीं तो चले असम्बली में थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन और फिर एक नैरेटिव बहुत बड़ा मिल गया। डोंट यू थिंक कि इट्स द राइट स्ट्रेटजी कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, बेशक आपके साथ जो भी सलूक हो आपके पास आगे आवाम में जाने के लिए होगा। ये हमने पार्टिसिपेट किया था सर, दिस इज द रिजल्ट। क्या रिजल्ट है गिलगित बल्तिस्तान में, क्या रिजल्ट हुआ है, यहाँ पे क्या रिजल्ट हुआ है? और जो 24 की आप बात कह रहे हैं वो इलेक्शन के नतायज मान के पीटीआई को उसका फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? यानी इमरान खान की जो 2024 में जो कथ था, जो उनका जो पीटीआई की पॉलिटिक्स थी, वो 2024 में कहाँ थी और आज कहाँ है? देखिए वो मसला ये नहीं है चौधरी साहब, वो तो फिर तहरीके इंसाफ का कसूर है ना कि उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकी। फिर दूसरा प्लान आपके पास सड़कों पे आने का है, आपने किसी तरह तो प्रेशर एग्जर्ट करना है। अगर वो सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसमें और तो किसी का कसूर नहीं है ना। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने जो हुक्मरान हैं, अगर वो चाहते ही नहीं है कि कोई मुल्क के अंदर कोई और सियासी जमात हो, तो फिर देखिए ना इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? ये जो जिनको आप इलेक्शन कह रहे हैं, ये इलेक्शन तो नहीं है ना। इलेक्शन तो होते हैं जहाँ लोगों को वोट डालने की इजाजत होगी, जहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। अगर आपने इस तरह से जो जो पाकिस्तान में जो हो रहा है, ठीक है, उसको इलेक्शन कहना तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। हाँ, ये बात ठीक है आपकी कि इसमें पीटीआई के पास ये स्ट्रेटजी नहीं है कि वो सर्ट कैसे करे, वो सड़कों पे कैसे आए, वो प्रेशर कैसे बनाए। ये तो एक ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी है जो फिर पीटीआई का प्रॉब्लम ही है कि ना उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के अंदर स्पेस क्रिएट करनी की है सीरियसली, उसकी स्ट्रेटजी कोई नहीं है, और ना ही सड़कों पे आने की स्ट्रेटजी। ये तो देखिए ना, ये तो पीटीआई का एक जो है वो एक अपना जो है वुड से के प्रॉब्लम है, और वो इसलिए है कि खान साहब ने पार्टी में एक बुजदार मॉडल लगाया और ऐसे लोग लगा दिए जिनको कोई पॉलिटिक्स की समझ नहीं थी, जो अजनबी थे सियासत के लिए, सियासत उनके लिए अजनबी थी। अब यहाँ पे जो इलेक्शन का जहां तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल में पीटीआई के पास कोई इस किस्म की ऑप्शन ही नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े। इट्स नॉट द मैटर ऑफ चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ ऑप्शन। आपको लगता है महमूद खान अचकजई साहब का सफ़र जो है जारी रहेगा इस तहरीके इंसाफ के साथ, इस कंबाइंड ओपोजिशन जो अलायंस है इसका? नहीं जारी रह सकता जी। महमूद अकरज़ई साहब की पॉलिटिक्स एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है, पीटीआई की पॉलिटिक्स फेडरल पॉलिटिक्स है। ये दोनों क्लैश है एक दूसरे के साथ, और इसीलिए आपने देखा कि जब इमरान खान के साथ जो नो कॉन्फिडेंस था, वो लाने वाले लोग वो सारे लोग हैं जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा है, और इसीलिए ये एक जाली अलायंस बनाया गया है, और इसीलिए इस अलायंस की कोई लॉन्जिविटी जो है वो नहीं है। मुज़ाकरात वाले मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि आगे कोई मुज़ाकरात की बात बढ़ेगी? आप लोगों ने एजेंडा उठाया, उसके बाद फिर सब कुछ ठंडा हो गया, उस तरह से हिलजुल ही नहीं है। मुज़ाकरात में बड़े दोनों साइडों पे मसाइल हैं। एक तरफ जो है वो मसला ये है कि पहले जिस तरह हमने एनडीसी ने कोशिश की और हमने स्पीकर साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि जो कोट लखपत में लोग हैं उनको रिलीज किया जाए, ताकि जो मुज़ाकरात हैं आपकी साइड टेबल के दूसरी तरफ भी कोई पीटीआई के लोग, ऐसी लीडरशिप हो जिससे आप बात कर, वो कन्विंस नहीं कर सके अपनी लीडरशिप को। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी मौका मिला कि वो बहनों की मुलाकात हो जाए, तो वो भी नहीं गई। तो दोनों साइडों के ऊपर असल में डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ नहीं रही। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत के आइंदा आने वाले दिन बुरे होंगे या फिर ये सिस्टम इसी तरह चलते रहेगा क्योंकि बेनिफिशरीज हैं? ये सिस्टम तो एक दिन भी ना चले अगर इमरान खान और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान एक कम से कम जो डिस्ट्रस्ट है वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर डिलीवरी नाम की कोई चीज नहीं है। 17 बजट शहबाज शरीफ दे चुके हैं, 12 एज ए चीफ मिनिस्टर और 5 एज प्राइम मिनिस्टर।
और उसके बाद आप इकोनॉमी जिस किस्म की वो चला रहे हैं वो आपके सामने है। और उनका जो इस वक्त पूरी टीम है PMLN की, वो प्रैक्टिकली बैठ गई। सियासत भी उनसे नहीं हो रही, गवर्नेंस भी उनसे नहीं हो रही। ये सिस्टम सिर्फ कायम है इसलिए कि इमरान खान का कद बहुत बड़ा है सियासत में, और उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट का डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। और अगर PTI थोड़ी अक्लमंदी करे और एस्टैब्लिशमेंट से अपने फासले कुछ कम कर ले, ये सिस्टम तो एक दिन नहीं चल सकता। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया खालिद चिश्ती साहब ने, दिफाई तजिया कार हैं। ईरान अमरीका मामले पर बात करेंगे। 60 दिन के लिए जंग बंदी का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, इसके बावजूद स्क्रिमिनेशंस हमने देखी। अब जो है वो आयतुल्ला खामनाई साहब के जो तदफीन के सिलसिले में आखिरी रसूमात हैं उनका सिलसिला जारी है, और इसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक टेक्निकल राउंड ऑफ टॉक्स। क्या वो होगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़ा क्लियर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा आबनाए हुर्मस पे अमेरिका ने कहा कि ईरान ने हमला किया है, इसके नतीजे में अमेरिका ने किशम आइलैंड पर हमला किया, और अब जो है बात की जा रही है कि जैसे ही ये तदफीन के सिलसिले से फारिग होगा तो टेक्निकल राउंड ऑफ टॉक्स होगा। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज, दोनों साइड से जो बड़े बयानात हैं, जो ऐसे बयानात हैं जो कि मजीद शिद्दत पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, जो मुआहदा अभी MOU जिसको हम कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दायरे डेलिब्रेशन के बाद हुआ, लेकिन मुझे इसमें एक इंक्लिनेशन ईरान की फेवरेबल ज़्यादा लग रही है। इसलिए कि जो पहला पैराग्राफ है उसमें 3 जगह लेबनान का जिक्र है, हालांकि लड़ाई में वो शामिल ही नहीं था डायरेक्टली लेबनान पर तो हमले किए गए, तो दैट शोज के ईरान की कितनी सेंसिटिविटी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अब ये टेक्निकल टीमें जब मिलेंगी तो वो जाहिर है वो चीज़ें डिस्कस करेंगी कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होनी है, मैकेनिज्म कैसे होगा, वेरिफिकेशन कैसी होगी, ले और दे कैसे, गिव एंड टेक कहाँ पर होगा, कहाँ पर हमें लेट गो या कॉम्प्रोमाइजेस किए जाएंगे। तो मैं इसको अभी भी इससे कोई मायूस नहीं हूँ जो एस्केलेशन आप देख रहे हैं हुआ भी, जिस हमले का आप जिक्र कर रहे हैं। और मैं अपनी सपोर्ट में एक डाटा देता चलता हूँ। देखिए, जो JCPOA हुआ था 2015 दिसंबर में साइन, वो पहला इंटरम जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो नवंबर 2013 में हो गया था। दैट मीन तकरीबन 25 महीने पहले हो गया था, और उसके बावजूद मुज़ाकरात चलते रहे थे 25 महीने, तब जाकर फाइनल एग्रीमेंट दिसंबर 2015 में JCPOA साइन हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 60 दिन में नहीं होना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि 60 दिन में ये होगा। टेक्निकल टीम एक्सटेंड करेंगी, डाइवर्सिफिकेशन होगी, अपनी हुकूमतों से वेरीफाई किया जाए। अब हो ये रहा है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं उसको ज्यादा फोकस कर देता हूँ। देखिए, ईरान मैनिफेस्ट करने की ये कोशिश कर रहा है खास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कि मेरी इजाज़तदारी, मेरी मर्जी के बगैर इट्स अ नो गो एरिया। वो जितना रेट ज्यादा इफेक्टिवली साबित करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, उसको बार्गेनिंग लिवरेज उतनी बेहतर मिलेगी। ईरान समझता है कि मैं जितना स्ट्रॉन्ग शो करूंगा, अपनी एक वायलेशन को मैं पनिश करूंगा, उतना ही ज्यादा मेरा डिटरेंस होगी, मेरी जैसे इजारादारी मानी जाएगी, और उसको मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू वैल्यू। लेकिन मैं आखिरी लफ्ज के तौर पर एक क्वेश्चन जरूर ऐड कर दूं कि ईरान ने एक थिन लाइन पे चल रहा है, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत प्रेशर है। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह बावर कराया जा रहा है खासतौर पर ज़ायनिस्ट लॉबी से, नेतन्याहू से, कि ये तो जंग आप हार चुके हैं, इस मुआहदे से अच्छा था आप मुआहदा करते ही ना। और ईरान और खास तौर पर उसको ये बावर कराया जा रहा है कि ये भी अनफिनिश्ड एजेंडा है, यहाँ तो वो ईरान अभी तक वाइबल है, रिजीम भी वाइबल है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर, तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट पर प्रेशर भी बहुत है। और खास तौर पर यह भी ज़हन में रखिए कि 50,000 मिलिट्री या सोल्जर्स अमेरिका के अभी भी इस एरिया में मौजूद है। और यह भी ज़हन में रखिए कि दुनिया में अगर 192 ममालिक हैं तो 140 के करीब ऐसे ममालिक हैं कंबर साहब जिनकी मिलिट्री की फोर्स 50,000 से कम है। तो आप जरा विजुलाइज मैं कराना चाह रहा हूं आपके व्यूअर्स को कि कितनी बड़ी फोर्स अभी भी मौजूद है। मैं परसों एक सैटेलाइट, ओपन सोर्स सैटेलाइट की पिक्चर देख रहा था या सर्च कर रहा था, तो पता लगा कि इस एरिया में अमेरिका ने 20 एयर टू एयर रिफ्यूलर डिप्लॉय किए हुए हैं। तो एयर टू एयर रिफ्यूलर खुद तो नहीं उड़ते, वो तो किसी ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। तो ये मैंने सिर्फ मैं सोचा कि आपको और आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करूं कि प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी बहुत है। तो अमेरिका
बहुत ही थिन लाइन पर है, उसी तरह ईरान भी है। आने वाले वक्त बताएगा कि दोनों कैसे ममालिक को दोनों बड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। उसकी वजूहात ये हैं कि चूंकि आलमी मईशत इससे लिंक्ड है और आपने जैसे बताया कि बड़े थिन लाइन पे चल रहे हैं, किसी भी गलत स्टेप की सूरत में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, दोनों ममालिक को हो सकता है। हम खसूसन ईरान या अमरीका की बात नहीं करेंगे, पूरी दुनिया को भी हो सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट द मिड टर्म इलेक्शंस, जिसके लिए अमरीका की रिपब्लिकन पार्टी बड़ी कंसर्न है, खुद डोनाल्ड ट्रंप पे उसका भी बड़ा प्रेशर है, अमरीकियों की अक्सरियत ये जंग नहीं चाहती है। कैसे देखते हैं आप मिड टर्म इलेक्शंस को? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए टू फ्रंट चैलेंजेस है। एक तो पहली दफा ईरान के हमले के बाद हमने देखा कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान डाइवर्जेंस नजर आई और एक डिस्कम्फर्ट नजर आया प्रेसिडेंट ट्रम्प का और नेतन्याहू का खास तौर पर। अब पहले मैं थोड़ा सा नेतन्याहू वाली बात कर लूं, फिर मैं इलेक्शन की तरफ आता हूं। देखिए, इस वक्त अभी जो इसराइल के चैनल 12 मैं देख रहा था या उसका एनालिसिस देख रहा था, उसने एक सर्वे करवाया है चैनल 12 जो इसराइल का, उसके मुताबिक सिर्फ 11% इसराइली समझते हैं कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ ये जंग जीती है। दैट मीन्स 89% लोग नहीं समझते कि जंग जीती है। एक तो ट्रंप के और डाइवर्जेंस की एक बड़ी वजह यह है कि नेतन्याहू चाहता है कि जंग जारी रहे। सिर्फ 71% लोग अब समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर इजरायली इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए अब एतबार नहीं किया जा सकता। दैट मीन सिर्फ 29% समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप काबिल एतबार है। तो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपस में उनके इजराइल के और अमेरिका के दरमियान ये लगता है। अब आते हैं अमेरिका के अंदर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग बंद करने की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये थी कि ये जंग पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रही थी। यूक्रेन रशिया की 5.5 साल से जंग चल रही है। कितनी इकोनॉमी दुनिया की इफेक्ट हुई, कितने मुल्कों का तेल बंद हुआ, कितने मुल्कों का डॉलर बढ़ा या कम हुआ? नहीं हुआ, इसी वजह से कि वो एक स्टैंड अलोन जंग चल रही है। लेकिन ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल साबित हुआ, इकोनॉमाइज हो गया, मिलिटराइज हो गया सारे का सारा। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये प्रेशर है कि उनकी वजह से दुनिया में अगर एस्केलेशन है, ये क्राइसिस है, उनकी वजह से है। बैक होम अमेरिकन को प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि हमारा तो 1% तेल भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं आता, लेकिन अमेरिका में देखा तेल की कीमतें डबल हो गई। तो फिर लोग अब वहां पूछते हैं कि अगर हमारा 1 लीटर भी तेल नहीं आता स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, तो फिर हम महंगा ऑयल क्यों खरीद रहे हैं? तो प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत प्रेशर था और अब और ज्यादा प्रेशर है। जैसे मैंने कहा, ज़ायनिस्ट लॉबी, इजरायली लॉबी, बहुत ज्यादा उनका मीडिया उनके हाथ में है, वो उनके खिलाफ कर रहे हैं। तो उनको आने वाले वक्तों में चैलेंजिंग का सामना है। लेकिन उन्होंने ये देखना है, आखिरी जुमला इसके ऊपर ये है कि उन्होंने ये देखना है कि उन्होंने अब भी जंग तो खत्म हो गई, अब पोस्ट वॉर कोई एग्रीमेंट करके कोई पॉजिटिव लेगेसी छोड़ के जानी है या इस दुनिया को एक और क्राइसिस की तरफ धकेल के जाना। सर, पोस्ट वॉर फिर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें, ज़रा इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि अगर सैंक्शंस हट जाती हैं तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे मंसूबे हैं, सिर्फ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन नहीं है, तेल आ सकता है, बहुत सारे ट्रेड है। फिर आपको पता है कि चूंकि यूएई और जो ईरान के ताल्लुकात हैं वो स्नैच पे नहीं है जैसे पहले थे, उनकी आपस में बहुत ज़्यादा ट्रेड लिंक्स थे। वो ट्रेड लिंक्स पाकिस्तान अल्टरनेट उसका प्रोवाइड कर सकता है। तो वो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं? देखिए, मैं तो बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ, दुआगो भी हूँ कि वो जो गैस पाइपलाइन ईरान से आनी थी हमारे बायलैटरल मुआहदे के तहत लॉन्ग टर्म में इंडिया भी जानी थी, वो सस्पेंड हो गई थी क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शन लग गई थी, अमेरिका का बहुत प्रेशर था। मैं तो ये तवक्को करता हूँ कि अब उसके डिविडेंड्स आम लोगों को, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को भी मिलने चाहिए। जाहिर है हमारी बड़ी इज्जत बनी, हमारी गुडविल भी बनी, हमारा कंफर्ट लेवल भी बढ़ा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारी लीडरशिप की, मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप की इज्जत भी बड़ी कर रहे हैं। तो उसको डिविडेंड्स में कन्वर्ट करना चाहिए हमें और ये कंफर्ट लेवल लेना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप का भी और ग्लोबल जो पावर्स हैं कि हमारा हक बनता है। दुनिया में तीसरे नंबर पर एक ऑयल रिजर्व्स हमारे नेबरहुड में मौजूद हैं, लेकिन हम उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे। उस मुल्क ने तो 47 साल नहीं लिया बिकॉज ऑफ देयर ओन पॉलिसीज कह लें, लीडरशिप कह लें, लेकिन जो नेबरहुड में है पूरी दुनिया में, इवन चाइना को वो लेकिन चिश्ती साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यानी जाहिर बात है डिप्लोमेटिक विन है आपकी, डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। बट अगर आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए अपनी आवाम के फ़ायदे के लिए तो दैट डजेंट मेक डिफरेंस। मतलब आवाम तो क्या देखती है कि उसको किस तरह से फ़ायदा हो रहा है। जिस तरह आप डिविडेंड की बात करें, क्या डिविडेंड पे आप समझ रहे हैं कि चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो या वजीर आजम हो, इस पर फोकस भी है? डेफिनेटली होगा जी, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि उनको भी पता है कि हमारे क्राइसिस हैं, इकोनॉमी हमारी चैलेंजिंग पोजीशन से गुजर रही है, हमारे तेल की प्राइसेस की वजह से हमारी बिजली महंगी है। बिजली महंगी, मैं सिर्फ चले बता देता हूं कि अगर ये तेल आ जाता है तो क्या होता है। देखिए, बिजली आपकी सस्ती हो जाएगी निस्बतन,
प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाएगी, इंडस्ट्री वाइबल हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट की प्राइसेस कॉम्प्रोमाइज कर सकेंगे। हम यूरोपियन यूनियन, यूरोप में, अमेरिका में जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में बिजली उधर सस्ती होने की वजह से हम कम्पीट नहीं कर पाते। मैं यहाँ पे कई बिजनेसमैन दोस्तों को जानता हूँ जो समझते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव रेट इसलिए नहीं दे पाते कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो जब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, हमारी आईएमएफ पर डिपेंडेंसी कंबर साहब बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जब आपका फॉरेन रेमिटेंस आएंगी आपकी ट्रेड के सेंस में, तो फिर आप खुद ब खुद आईएमएफ के मोहताज नहीं होंगे, बेल ओवर नहीं, हम रोल ओवर नहीं कराएंगे अपने कर्जे, हम आईएमएफ के पैकेज का इंतजार नहीं करेंगे। तो ये एक थ्राइविंग मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बन जाएगा। मैं छोटी सी मिसाल दे के आगे चलता हूँ। पूरी क्राइसिस चिश्ती साहब, हमारे पास वक्त कम है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना है, 1 मिनट मैं उसमें आपसे बड़ा एक ब्रीफ सा आंसर चाहता हूँ। खसूसन अफगानिस्तान के हवाले से जो स्टेटमेंट आई है इस टाइम अमेरिका की, जिस पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पूरा हक दिफा हासिल है फ्रॉम डू मोर। अगर आप पूरी पॉलिसी को एनालाइज करें, जिस तरह से अमेरिका हमें प्रेशराइज करता था, अब जो है अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं पाकिस्तान की? देखिए, डिप्लोमेटिकली तो बहुत अच्छी खुशाइन बात है, लेकिन ये नहीं है कि हम कहीं अमेरिकन अप्रूवल का इंतजार कर रहे थे अपना ऑपरेशन कर, लेकिन हमारी ऑब्लिगेशन है। हमने पहले भी सेल्फ डिफेंस में किया है, अपने लोगों की जो शहादतें हैं उनको जाहिर है उनको मद्देनजर रखकर किया है। मॉरल असेंडेंसी भी हमारी बेहतर है। अगर एक सुपर पावर आपको एक्नॉलेज करती है और हमें लेजिटिमेट समझती है कि हमें हक है, ये एक बहुत खुश आइंद है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम उनके अप्रूवल या नो अप्रूवल का तो इंतजार डिपेंडेंट पहले भी नहीं किया था। हमें अपनी सॉवरेनिटी की ब्रीच की किसी भी कोशिश को नॉकआउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक मॉरल असेंडेंसी जरूर है। हमें इसकी वैल्यू ऐड हमारे से हुई है। एक इंटरनेशनल और सबसे बड़ी सुपर पावर जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर ओपनली बात कर रहे हैं तो ये हमें फायदा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच खालिद चिश्ती साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद में फिलहाल इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।